हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने 10,000 प्रश्नों के इस सीरीज का एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं अगले 25 क्वेश्चन को। जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी क्वालिटी बहुत शानदार है, तो आप सभी इसको रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करें। आइए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह है कि कुछ प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और उनके सोर्सेस के बारे में कि उनको कहां से लिया गया है। तो जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसको कहां से लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स है इनको कहां से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से और डीपीएसपी कहां से है। तो इसका जो एक सही मिलान करना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा इसका करेक्ट मिलान है वो क्या होगा कि इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, और आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने यूके से लिया, और वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी हमने लिया आयरलैंड से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सी वाला, है ना। तो ये सी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसको एक बार आप देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये कहता है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे संविधान की सोल यानी आत्मा कही जाती है ना। तो प्रियम्बल को कहा जाता है स्टूडेंट्स। अगर यही बात पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर साहब ने किसको सोल कहा था यानी आत्मा कहा था, तो उसके लिए करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 को, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर है, इसको एग्जाम में प्लीज गलती नहीं करिएगा। और एक जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरेशन, भारत ने जो संघीय व्यवस्था अपनाई है वो किस तरह की है। तो हमने कैनेडियन व्यवस्था को अपनाई है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और जो यूएसए का मॉडल है उसमें राज्य सरकारों ने अपनी सारी शक्तियां जो है केंद्र को दी है। लेकिन कैनेडियन मॉडल में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ शक्तियां इनको स्टेट्स को प्राप्त है, इस वजह से सेंटर जो है मुख्य भूमिका में है। तो हमने जो मॉडल अपनाया कौन सा है, कैनेडियन मॉडल, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो केंद्र और राज्य के फाइनेंशियल रिलेशंस को बताता है। तो ये भाग 12 है। भाग 12 में ये बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा शेड्यूल है जिसमें पंचायती राज स्टार्ट होता है। तो 11th शेड्यूल को जो है स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है 11th शेड्यूल, है ना। तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है कि जो केंद्र और राज्य की शक्तियां हैं किस शेड्यूल के अंतर्गत उनको उनके पावर को बांटा गया है। तो ये 7th शेड्यूल में बांटा गया है। आप सभी को पता है 7वीं अनुसूची जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3 सूची है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक केंद्र सूची। 3 सूचियां बनाई गई हैं। तो इन्हीं का डिवीजन पूछ रहा है कि किस अनुसूची में है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा इंपीचमेंट का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति को इस प्रावधान के जरिए ऐसे ऐसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो कहां लिखा गया है, आर्टिकल 61 में, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कहता है कि ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई नेशनल इंटरेस्ट का मामला है ना, तो नेशनल इंटरेस्ट के मामले पर भी संसद राज्यों की जो सूची है जो 7th शेड्यूल में मैंने आपको बताई उस पर भी कानून बना सकती है। तो ये बात लिखी गई है आर्टिकल 249 में। लेकिन वो उस कानून को बनाने की शुरुआत कौन करता है, राज्यसभा करती है। राज्यसभा क्यों करती है स्टूडेंट्स, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना, इस वजह से राज्यसभा इसकी शुरुआत करती है, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें है कि किस आर्टिकल के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। तो आर्टिकल 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है ये कहता है कि किस 6th शेड्यूल में जितने नाम दिए गए हैं कौन सा ऐसा राज्य है जो 6th शेड्यूल स्टेट नहीं है। तो गोवा ऐसा राज्य है जो 6th शेड्यूल नहीं है। ये 6th शेड्यूल स्टेट ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ट्राइबल के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये 4 स्टेट क्या है, ये 4 स्टेट जो है ये 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो 11th शेड्यूल है उसमें कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं पंचायती राज के। तो इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं पंचायती राज के लिए। वहीं अगर 12th शेड्यूल की बात करें यानी नगर निकायों की बात करें, नगर निगमों की बात करें, तो उसमें कुल 18 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन पंचायती राज में कितने लिखे गए हैं, 29। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो कि
किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो तो उस कानून को किस आधार पर उच्चतम न्यायालय रद्द कर देती है। तो इसमें वो आर्टिकल पूछा, तो आर्टिकल 13 में ये बात लिखी गई है कि कोई ऐसा कानून जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को न्यून करे, है ना, या उसको खत्म करे, तो उसको उच्चतम न्यायालय नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ठीक है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईकोर्ट जो रिट जारी करती है उसको यह पावर कहां से मिलती है। तो उसको यह पावर हमारे संविधान के आर्टिकल 226 से मिलती है। अगर यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के मामले में पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर कहां से मिलती है, तो आर्टिकल 32 से मिलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछे कि जो रिट की पावर है वो किसकी ज्यादा है, हाई कोर्ट की है या सुप्रीम कोर्ट की है, तो हमेशा आपका उत्तर सही होगा हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट क्या करता है, मानव अधिकार के मामले पर भी रिट जारी करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत सीएजी जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 148 के तहत भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, है ना। सीएजी क्या करता है, भारत का जो लेखा जोखा है इसकी जानकारी रखता है, यानी कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इन सब की जानकारी रखता है ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये लिखा गया 343 में स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए कुछ अब आगे के जो क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड है, इनको एक नजर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इजी भी है, आप इनको करके आराम से अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड, मतलब महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई कैसे बढ़ती है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए एक आलू है और इसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, है ना, अब सबके पास पैसा है, अब सबके पास पैसा है, एक आलू 10 लोग खरीदें तो कोई इसका 15 रुपए दे देगा, कोई इसका 20 रुपए दे देगा। तो ऐसा क्या होगा कि जब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। एक आलू को खरीदने के लिए 15 लोग खड़े होंगे तो कोई ना कोई कहेगा मैं 15 रुपए दे रहा हूं, तो इस वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कहता है द टर्म स्टैग इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगी मार्केट में तो उससे क्या होगा। तो इससे क्या होगा, क्या लोग सेविंग कर पाएंगे। मान लीजिए लोगों ने जो पैसा रखा है, अब कम पैसे में ज्यादा पैसे में कम सामान मिल रहा है ना, 5 रुपए में एक मिल रहा है, यही पहले जो है 5 रुपए में 3 मिल रहा था। तो लोग क्या करेंगे, अपनी सेविंग से भी इसको खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको 3 की आवश्यकता है ना। तो सेविंग तो कभी नहीं होगी, है ना। अगर महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की कीमत घटती है, और पैसे की कीमत घटती है तो कोई भी सेविंग नहीं कर सकता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है घट जाती है। ये बात सही है। एक्सपोर्ट यानी निर्यात में भी कमी आती है, क्योंकि पैसे की कीमत कम है और महंगाई ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 और 3। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द कंडीशन विच प्राइसेस इंक्रीज रैपिडली, है ना, रैपिडली एंड द करेंसी लॉसेस इट्स वैल्यू। तो अगर लगातार दाम बढ़ रहा है ना, और करेंसी जो है अपनी वैल्यू खोती जा रही है, तो इस जो कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के साथ क्या होता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है और लोग बाग वस्तु नहीं खरीद पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मनी की करेंसी भी एकदम नीचे चली जाती है। ठीक है, सॉरी। हाँ, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन M1। हमारा M1, M2, M3 पर इस पर एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप इसको देखिए, आप इसको वहां पर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये ओवरऑल लिक्विडिटी से संबंधित होता है। लिक्विडिटी मतलब कि आपको जब आवश्यकता हो आप कितनी जल्दी उस पैसे का यूज कर पाओ, उसको लिक्विडिटी कहते हैं, है ना। तो जो पैसा आपने जमा कर रखा है, मांग जमा, उसी को कहते हैं M1, यानी आप गए, आपने तुरंत आपको पैसा मिल गया, वही M1 है। तो इसका करेक्ट आंसर है चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना होता हो, यानी जो कुछ व्यापार चलेगा देश के अंदर ही चलेगा, किसी बाहर देश से ना लेना है ना देना है। और ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि निर्यात आयात का खोला जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि लैक ऑफ मनी सप्लाई कंपैरिजन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कह रहा है कि लोगों के पास पैसा कम है ना, और सामान ज्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफ्लेशन, यानी महंगाई मंदी की ओर मामला बढ़ रहा है ना, मंदी है या मंदी की ओर मामला बढ़ रहा है, इसको कहते हैं। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन सब मार्केट में माल ज्यादा है। जैसे मैंने आपको एक आलू का एग्जांपल दिया, इसको खरीदने के लिए 10 लोग थे, है ना,
लेकिन वहीं 10 आलू है, इसको खरीदने के लिए कोई एक व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इसको समझ लीजिए कि इसको जो है डिफ्लेशन कहते हैं, यानी मंदी की स्थिति कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर जो इकोनॉमी के टर्म में रिस्क अवॉइडिंग द रिस्क को संभालने की जो टर्मिनोलॉजी है, रिस्क को काउंटर करने की जो टर्मिनोलॉजी, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हेजिंग कहते हैं। हेजिंग मतलब जैसे आप देखते होंगे 10 रुपए अगर आरबीआई जारी करता है ना, तो उसके लिए 10 रुपए वो बचा के रख लेता है, एक तरफ रख देता है कि अगर समस्या आएगी तो ये 10 रुपए इसके लिए बचा है। तो ये जो प्रक्रिया की जाती है आरबीआई के द्वारा, इसी को कहते हैं हेजिंग की प्रक्रिया, यानी वहन करने की क्षमता, जोखिम वहन करने की क्षमता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी मींस, अगर ये कह रहा है कि अगर वस्तुओं का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है घट रही है। ठीक है, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, यानी महंगाई बढ़ेगी। ओवरऑल ये क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है? पैसे की जो कीमत होती है वो गिर जाती है। ठीक है, आइए अपने आखिरी क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द प्राइस। ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, सरकार जो अपना रेवेन्यू डेफिसिट दिखाती है, उसमें कुछ पैसा ऐसा होता है जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी उससे कुछ बना लिया। जैसे उसने राज्य को पैसा दिया है ना, तो राज्य को 10 रुपए दिया। अब राज्य ने 10 रुपए में क्या किया कि 5 रुपए का कोई एक फ्लाईओवर बनवा लिया है ना। अब ये जो 5 रुपए का फ्लाईओवर बना, ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी इससे कुछ निर्माण हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी जो क्वेश्चन क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।